नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पवार सरल स्वभाव के नेता थे और उन्होंने महाराष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को शक्ति की प्रार्थना भी की। सबसे पहले तो क्योंकि आज बहुत दुखद घटना हुई है और लंबा एक कालखंड महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी ने समाज सेवा में लगाया है, जन सेवा में लगाया है। हम सभी उनके निधन से बहुत दुखी हैं। पूरे देश के अंदर लोग दुखी हैं कि आज प्रातःकाल ये दुखद समाचार आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, उनके सभी समर्थकों को, उनके पार्टी के लोगों को, अन्य शुभचिंतकों को, सभी को भगवान जिनको एक आघात पहुंचा है, एक बड़ा कष्ट हुआ है, अकस्मात एक घटना घटी है, उन सभी को इसको सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं इस दुर्घटना को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास ने शोक जताते हुए कहा कि अजीत पवार एनसीपी ने जमीन से जुड़े नेता को खो दिया। देखिए, बहुत ही दुखद घटना घटी है। अजीत पवार जी बहुत ही सुलझे हुए एनसीपी के लीडर थे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। वो आज किसी मीटिंग के लिए आज जा रहे थे और ये विमान दुर्घटना घटी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनको मैं अपनी तरफ से और उत्तराखंड प्रदेश की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को और उनकी पार्टी को इस असीमित दुख सहने की उनको क्षमता दे। अच्छा, देहरादून में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस अवसर पर सीएम ने कहा कि अब तक प्रदेश में 28,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई है, जिससे युवाओं की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता को उचित सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए लगातार काम कर रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती जी, अजय नोडियाल जी, प्राथमिक शिक्षा वंदना दरियाल जी, कंचन देवगाड़ी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और आज जिनके लिए ये शानदार कार्यक्रम, बहुत ही भव्य समारोह और मैंने बहुत सारे मुझे लगता है सैकड़ों नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अभी तक मैं सम्मिलित हो गया हूं, लेकिन उन सभी कार्यक्रमों में एक विशिष्ट कार्यक्रम जो आप सबकी नियुक्ति वितरण का हो रहा है, जिनको आज नियुक्ति मिलने वाले हैं, ऐसे सभी हमारे चयनित सभी अभ्यर्थीगण, सभी देहरादून स्थित सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कुल 8 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में स्वास्थ्य, राजस्व, जनजाति कल्याण, भूजल संरक्षण, उच्च शिक्षा, रक्षा, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े निर्णय शामिल हैं। इन फैसलों को राज्य के प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक जताने के साथ हुई। मंत्रिमंडल ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऊर्जा विभाग का था। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति 2022 एवं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 आगामी दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण
अत्यंत उपयोगी होने के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन बाजार निर्माण एवं मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अतः राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 लागू करने के लिए नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। लेकिन इसमें जो सब्सिडी है, सब्सिडी कितना दी जानी है, उसके लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। उत्तराखंड विधानसभा के आगामी गैरसैंण सत्र को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट की है और कहा कि मंत्रिमंडल स्तर पर पहले ही निर्णय किया जा चुका है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। गैरसैंण सत्र के बाद बजट सत्र आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले ही मंत्रिमंडल में ये तय कर चुके हैं, मंत्रिमंडल ने तय कर लिया है इस बार का जो बजट का सत्र होगा, वो बजट का सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में आयोजित होगा और उसके लिए पहले से सभी तैयारियां वहां पर हो रही हैं और अच्छा सत्र होगा, क्योंकि विधानसभा में बजट इस बार प्रस्तुत होना है, आम बजट प्रस्तुत होना है। उसके लिए सुझाव के कार्यक्रम चल रहे हैं, अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं और हम सब लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड रुड़की की न्याय पंचायत तांसीपुर गांव में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने की। साथ ही शिविर को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि सीएम धामी के निर्देश पर यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। शिविर में सैकड़ों लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। यहाँ पे योजनाओं के तौर से अलग-अलग डिपार्टमेंट जो लोग हैं यहाँ पे अपनी योजनाएं अपने डिपार्टमेंट के बारे में लोगों के, ताकि किसी की मदद हो सके, कोई श्रमिक है या कोई किसान है उसकी मदद के लिए यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट एकत्रित हुए हैं। तो इसमें हमारे पास भी श्रम विभाग से हम तो हमारे पास भी 28 वर्कर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने जो बताई है कि भाई क्या उनको लाभ मिल सकते हैं, कैसे हमारा डिपार्टमेंट उनकी मदद कर सकता है। तो हम लोगों ने उनको अपने डिपार्टमेंट के विभाग की योजनाओं के बारे में जो वेलफेयर से संबंधित है उसमें उनको जानकारी दी गई, तो उससे वो सारे सेटिस्फाइड हैं। सरकार जन जन के द्वार ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसमें जनता लगातार कैंपों में आ रही है। पहले सैकड़ों की संख्या में, अब हजारों की संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। पहले 23 विभागों के ये शिविर लगे हैं, 23 विभाग यहाँ पर मौजूद है। पहले व्यक्ति विभाग में जाता है, अगर उसकी समस्या का वहाँ समाधान नहीं होता तो तब वो समस्या जो है मंच पर जो अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ डीएम साहब को आना था लेकिन उन्हें चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में जाना पड़ गया, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो फिर वहाँ जाकर उसका समाधान होता है। अभी तक लगभग 45 समस्याएं आई हैं और उनका लगातार समाधान हो रहा है और सैकड़ों समस्याएं विभागों के टेबल पर जा रही है, जिसका समाधान वही हो रहा है। अगर वहाँ नहीं होता तब जाकर के समस्या आगे आ रही है। देखिए, लाठरदेवा में जो तालाब में कूड़ा डालने की शिकायत है वो गंभीर है और उसमें निर्देश दे दिए गए हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने कि उसको तत्काल बंद किया जाए। रुड़की के झबरेड़ा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल के कैंप कार्यालय पर किसान चौपाल आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल हुए। चौपाल में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई। नेताओं ने बताया कि योजना में बदलाव के बाद अब 125 दिन के काम की गारंटी के साथ इसका सीधा लाभ गरीब, किसान और मजदूरों तक पहुंचेगा। सरकार गांव-गांव जाकर लोगों को योजना के प्रति जागरूक कर रही है। चलता है, जब वो गरीब के खाते में जाता है तो 15 पैसे रह जाता है। मोदी जी ने वो कर दिखाया है, 1 रुपया भी किसी का कोई
बीच में दलाली नहीं कर सकता, बीच में घूसखोरी नहीं कर सकता और पूरी पारदर्शिता के साथ इस योजना को लागू किया है। घर घर जाकर के, हर चौपाल पे जाकर के हम इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, केंद्र की और प्रदेश की सरकार अब इस योजना को और अच्छे ढंग से लागू करके जो गरीब और अमीर का अंतर था उसको कम करने का काम करेंगे और 2047 में जो मोदी जी का विजन है कि मोदी जी विकसित भारत बनाएंगे, वो विकसित भारत बन के रहेगा। पहली योजना में जो घोटाले थे और कई राज्यों के जो रिपोर्ट आई तो उसमें बहुत बड़े घोटाले निकल करके आए और फर्जी अकाउंट, फर्जी काम, फर्जी सारी चीजें होती थी, उस सब पर रोक लगेगा। बहुत क्रांतिकारी योजना है और मोदी जी का और हम सबका ये मानना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए गांव का विकास जरूरी है। तो इस योजना में पहली बार ये शामिल किया गया है कि गांव की पंचायत में ही, गांव के अंदर खुली बैठक में तय हुआ कौन सा काम होगा। वो जल संरक्षण का काम हो सकता है, वो तालाब बनाने का काम हो सकता है, सड़क खंजे का हो सकता है, सामुदायिक भवन हो सकता है, स्कूल का भवन हो सकता है, पंचायत का भवन हो सकता है, डिस्पेंसरी हो सकती है। तो ये सारी चीज में और उत्तराखंड के लिए तो इसमें सबसे फायदा है कि जहाँ बाकी राज्यों के लिए 60-40 का है, 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है, तो उत्तराखंड क्योंकि हिमालयी राज्यों में है तो हमको 90 पैसे केंद्र से मिलेंगे, 10 पैसे हमको अपने लगाने हैं। तो इससे एक तो 125 दिन इसमें रोजगार की गारंटी की गई है। पहले 100 दिन थी तो 25 दिन ज्यादा मिले हैं। फिर पहले 2-2, 3-3, 4-4 महीने भुगतान नहीं होता था, उस पर रोक लगाई गई है। इसमें कहा गया कि 15 दिन के अंदर भुगतान करना होगा, नहीं तो उस पर ब्याज लगा करके देना होगा। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच बाबा केदार की नगरी केदारनाथ बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है। धाम में 3 से 4 फुट तक बर्फ जम चुकी है। तापमान भी -16 डिग्री के नीचे है। कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाओं के बावजूद आईटीबीपी और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं और मंदिर परिसर और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। जिला प्रशासन ने बताया कि अलर्ट के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और जवानों का मनोबल भी पूरी तरह ऊंचा है। कल दोपहर बाद नैनीताल में अचानक मौसम बदला। घने बादलों के साथ तेज हवाएं चली और बारिश भी शुरू हो गई। कई इलाकों में हल्की से मध्यम जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। उधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डीएम नैनीताल ने कहा कि बारिश और बर्फबारी को देखते हुए इंतजाम पूरे हैं। उन्होंने बताया कि ये वर्षा खेती, पेयजल और जंगल की आग की रोकथाम के लिए वरदान है। यातायात व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हैं जहां जहां पर हिमाच्छादित क्षेत्र की वजह से मार्ग बाधित हुए हैं या जहां प्रीवियस रिकॉर्ड ऐसा रहा है, वहां मशीनों का डिप्लॉयमेंट वगैरह की प्रशासन की पूरी तैयारी है। और ये वर्षा तो बहुप्रतीक्षित है कि हमारा जो रबी की फसल है उसके लिए वरदान है। बर्फबारी होने से हमारी जो पर्यटक जिला है उसमें पर्यटकों को आकर्षण करने की अपार क्षमता है। वनाग्नि की घटनाएं इससे टल जाती हैं और मुख्य बात है कि मई जून के सीजन में जो पेयजल की किल्लत है उसके लिए वर्षा एक बड़ा वरदान है। हरिद्वार के कनकल थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। नूरपुर पंजनहेड़ी गांव में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के भाई सचिन चौहान को गोली मारी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। देखिए, लगभग 10:30 बजे करीब में पुलिस को सूचना मिली थी कि जमालपुर जो ये जीवा पोता मार्ग है जो पंजनहेड़ी के पीछे है कि यहाँ पे गोली चलने की सूचना मिली। सबसे पहले चौकी इंचार्ज यहाँ मौके पे पहुंचे तो पता चला कि ऊषा टाउनशिप के नाम से यहाँ पे मिस्टर अमित चौहान है जो कि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं
और उनके विपक्षी जो अतुल चौहान और उनके लोग हैं उनके द्वारा कोई PIL डाली गई है यहाँ कुछ आपत्तियां लगा के, तो उसी संबंध में आज प्रशासन की भी टीम यहाँ पे आई थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई चूंकि यहाँ पे CCTV कैमरा भी है और अभी उसका एक्सेस हमें नहीं मिल पाया है, जिससे कि दोनों पक्षों में अचानक विवाद हुआ। विवाद में जो अतुल चौहान है उसके पास पिस्टल थी, उसने उससे फायर किया, जिसमें 2 लोगों को इंजरी हुई है, जिसमें एक कृष्णपाल है जिनके हाथ में इंजरी हुई है और जो एक सचिन है उनके पैर में लगा है। हमारी टीमें अभी आइडेंटिफाई कर रही हैं जो लोगों ने मौके पर वीडियो बनाया उसके हिसाब से, और जो भी इस घटना में सम्मिलित है शीघ्र हम सभी को गिरफ्तार करने में सफलता पाएंगे। और जो जिनको चोट लगी थी फर्स्ट एड करा करके और उनको रेफर कराया गया। हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित प्रकाश टेंट हाउस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी के साथ फैली, जिसे काबू करने में दमकल विभाग की कई गाड़ियां और पुलिस टीम डटी हुई हैं। एहतियातन आसपास के घर दुकानें खाली कराई गईं। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है। कितना नुकसान हुआ, कितनी गाड़ियां इसमें अभी नुकसान बताना तो संभव है। नुकसान तो तभी बताया जाएगा जब मालिक बताएगा हमें कि ये सामान था, तो नुकसान तो वो बाद में बताएगा। आग लगने क्या प्रमाण है? आग लगने का कारण तो संभावित इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाई दे रहा है। कितनी गाड़ियां मौके पर? 3 गाड़ियां फायर स्टेशन मायापुर से और 1 गाड़ी सिद्धपुर से। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में ठेका प्रथा के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए नया साल राहत लेकर आया है। सरकार के फैसले के बाद अब कर्मचारियों को पूरा मानदेय मिलना शुरू हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि समान कार्य के बदले समान वेतन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब ठेका कंपनी के माध्यम से कर्मचारियों को तय वेतन के साथ ESI और PF की सुविधा भी मिलेगी। नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आज मुझे कर्मचारियों ने श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में बुलाया था और हम नगर पालिका मसूरी में विगत कई वर्षों से 2 वर्ष से ज्यादा हो गए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पर्यावरण मित्रों के लिए 500 रुपये प्रतिदिन का जो जारी करा है, 15,000 साढ़े 15,000 हमारे कर्मचारी ले रहे हैं, तो आप नगर पालिका मसूरी में क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हमेशा नगर पालिका ये कह करके टाल देती थी भाई जब तक बोर्ड बैठक निर्णय नहीं होगी हम क्या कर सकते हैं। इस बार नया बोर्ड आया, माननीय सकलानी जी जो हमारी चेयरमैन साहिबा आई हैं और साथ में जो अधिशासी अधिकारी हैं, दोनों ही बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक रूप के रहे हैं। अभी माननीय भगवत प्रसाद मकवाना जी के साथ हम समीक्षा बैठक लेने आए थे, तो माननीय आयोग ने भी ये निर्देश जारी किए कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी हाल में 500 रुपये प्रतिदिन से कम का वेतन नहीं देना है। साथ ही ये भी निर्देश दिए थे कि इनको वीकली ऑफ देना चाहिए, EPF ESI देना चाहिए। मैंने कई कर्मचारियों से बात करी, कार्य करने के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ, कभी कोई इलाज का पैसा नहीं मिला, कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिली। कुछ कर्मचारी एक्सपायर हुए, उन्हें बीमा का कोई फायदा नहीं मिल पाया कि उन लोगों को ग्रुप इंश्योरेंस या किसी तरह का लाइफ इंश्योरेंस मिला हो। मैं आज माननीय मीरा सकलानी जी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सलेमपुर आयशा कॉलोनी में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। 2 दिनों से टूटी पड़ी 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के कारण बड़ा हादसा हो गया। बग्गी से जुड़े भैंसे को करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मवेशी को बचाने की कोशिश में बग्गी चला रहा युवक भी करंट की चपेट में आकर झुलस गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर युवक की स्थिति काफी गंभीर है। रुड़की से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी स्थित एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि दुकान के परखच्चे उड़ गए, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। 2 लोग घायल हुए जिन्हें भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह गैस रिसाव मानी जा रही है। मैं अपने घर से निकल कर 4 बजे इब्राहिमपुर गांव में जा रहा था, तो यहाँ देखा गया तारों में भी आग लग रही है और खोखे में भी आग लग रही है। मैं इसके आदमी के घर गया, इसके आदमी के घर जाकर उन्हें उठाया। मैंने कहा जी तुम्हारे खोखे में आग लग रही है, तो बेचारे आनंद फरन मेरी गाड़ी में बैठ कर आए और मैं उन्हें चुंगी में छोड़ कर चला गया। उन्होंने बैठा के खोखे में ताला खोल लेते तो उनका सिलेंडर फट गया और वो क्या घायल है। 2 या 3 बता रहे। मैं तो चला गया था फिर अपने गाँव में, फिर मैं घायल हो बेचारे किस तरह बैठ दे सिलेंडर न फटे, सारा छप्पर जल गया था उनका।
उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में दुर्लभ और आकर्षक पक्षी लॉन्ग टेल मिनीवेट की मौजूदगी दर्ज की गई है। इस पक्षी के दिखने से पक्षी प्रेमी और पर्यटकों में उत्साह है और इसे कॉर्बेट की समृद्धि जैव विविधता का संकेत माना जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास का इलाका न सिर्फ वन्य जीवों बल्कि पक्षियों की समृद्ध विविधता के लिए भी देश विदेश में मशहूर है। इसी कड़ी में इन दिनों कॉर्बेट क्षेत्र में एक बेहद आकर्षक और दुर्लभ पक्षी लॉन्ग टेल मिनीवेट देखा गया है, जिसने पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों का ध्यान खींचा है। पक्षी प्रेमी रोमांचित हैं। उनके मुताबिक ऐसे दुर्लभ पक्षियों का दिखना इस बात का संकेत है कि कॉर्बेट का जंगल आज भी जैव विविधता के लिए सुरक्षित और समृद्ध है। देखिए, कॉर्बेट और उसके आसपास का जो इलाका है वो पक्षियों के लिए जाना जाता है और हमारे कॉर्बेट में लगभग 600 प्रकार के विभिन्न प्रजाति के पक्षी देखे गए हैं। तो ये जो पक्षी यहाँ पर अभी देखा गया है ये लॉन्ग टेल मिनीवेट है और ये बहुत खूबसूरत पक्षी है। अमूमन ये पेड़ की चोटियों पर ही ज्यादा रहता है और कीड़े मकोड़े खाता है और नीचे बहुत कम आता है। जो लाल कलर है वो नर का होता है और मादा हल्के पीले और हल्के हरे रंग में होती है। अधिकतर पक्षियों में देखा जाता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसमें कि नर और मादा जो है थोड़े अलग रंग रूप के होते हैं और नर ज्यादा चटक होते हैं, जिसमें से कि आप जो देख रहे हैं लॉन्ग टेल मिनीवेट का नर है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में चटक लाल रंग के नर लॉन्ग टेल मिनीवेट के साथ साथ हल्के पीले हरे रंग की मादा भी देखी गई है। कॉर्बेट में ऐसे दुर्लभ पक्षी का दिखना न सिर्फ पक्षी प्रेमियों के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।